तो स्ट्रेट लाइन वाला हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखा था। अब हम लोग प्लेन में चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल उठा लेते हैं, जनरली इक्विलैटरल ट्राइंगल ही देता है। तो मान लो 10-10 सेंटीमीटर है तीनों साइड, और यहां पर चार्ज है 6 माइक्रोकूलम, यहां पर भी चार्ज है 6 माइक्रोकूलम, यहां पर भी चार्ज है 6 माइक्रोकूलम। आपसे पूछा गया है आप फोर्स बता दीजिए किसी एक कॉर्नर पर, क्योंकि सब जगह चार्ज का वैल्यू सेम दिया है। अलग देता तो फिर बोलता है इको ना बताइए, लेकिन क्योंकि चार्ज का वैल्यू सेम दिया है, नेचर भी सेम दिया है, तो किसी भी कोना में बताइए, आपकी मर्जी। तो चलो मेरा दिल कर रहा हम ए पे निकालेंगे। डिसाइड कर लिया पहले मैंने, कहा निकालेंगे। अब बताओ ए पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, ए पर कौन कौन फोर्स लगाएगा। ए पे बी भी लगाएगा, और बस प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा। हम बता ना किसी चीज को एक बार सीख जाओगे अच्छे से ना, टाइम फिर कम लगने लगता है, इतना इतना टाइम नहीं लगेगा। कुछ लोग पहले ही कैलकुलेट कर लेता है कि शुरू में लगा 2 घंटा, अगला में फिर 2 घंटा, अगला में फिर 2 घंटा। ऐसा थोड़ी है। बचपन में एबीसीडी याद करने में आपको 6 महीना लग गया था। अब उस तरह कुछ भी रहता है तो एक दिन में याद कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। बस हाँ, ऐसा है कि जो भी सीखो कोशिश करो कि तुम सीख रहे हो, ये दिमाग में आना चाहिए। और जो नहीं सीख पा रहे हो मेरे से मिलो क्लास के बाद, हम बैठा के बता देंगे ट्यूशन टाइप। कुछ है ही नहीं फिजिक्स में जो नहीं सीख सकते हो, और जो न्यूमेरिकल तुमसे नहीं बन सकता है। चलो तीनों पे पॉजिटिव चार्ज दिया है, माइनस नहीं, तीनों पे प्लस दिया है। चलो फोर्स निकालना है ए पर, तो ए पर कौन कौन लगाएगा, बी वाला भी, और चलो पहले बी वाला क्या करेगा, ए को आओ आओ कि जाओ जाओ। तो ए बी पे क्या है प्लस, ए पे भी क्या है प्लस, तो ये प्लस उस प्लस को रिपेल करेगा। जाओ का मतलब इधर ही ना हुआ, तो ये क्या किया, रिपेल किया, ये रिपेल किया। बताओ ये फोर्स लगा किस पर, अरे यार किस पर लगा, ए पर। कौन लगाया, बी। इसको ए पे बी लिख देंगे, ए पर बी के कारण। चलो अब सी के पास आओ। बताओ सी वाला बी को क्या करेगा, सी वाला बी को क्या करेगा। बोले कुछ नहीं करेगा, हमको इससे क्या मतलब है। आप निकाल रहे हैं किस पर, तो हमको सी बी से क्या मतलब है, इसको क्यों देख रहे हैं आप। सी वाला जो करेगा किसको करेगा, ए पे कुछ कर देगा, नहीं कर रहा होगा, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो बताओ ये सी वाला ए को आओ आओ कि जाओ जाओ, ये भी प्लस और वो भी प्लस, सी वाला उसको भगाएगा ना, भागो। इसका मतलब इसका भी डायरेक्शन होगा भगाने वाला, इधर मुंह होगी, इधर मुंह होगी। तो बताओ ये हुआ ए पर किसके कारण, सी के कारण। अब बताओ इसके बाद का तरीका क्या है, डायरेक्शन डिसाइड हो गया बाबू लोग, अरे बाबू लोग डायरेक्शन डिसाइड हो गया। अब इसके बाद क्या तरीका है, अलग अलग वैल्यू पता करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू चार्ज एट बी, ए पर बी के कारण, ए पर बी के कारण। क्या लिख दिया, ए पर हो गया क्यू ए, बी पर हो गया क्यू बी, और ए और बी के बीच का दूरी क्या है 10। जो भी दूरी हो सब तो दूरी सेम ही है, आर स्क्वायर लिख दिया। और डायरेक्शन क्या लिख दे, यहां प्लस आई माइनस आई तो नहीं लगे, डायरेक्शन हो जाएगा बी टू ए की ए टू बी। अरे देख के बोलो ना यार, अलोंग, ये बी टू ए जा रहा है ना, क्लियर है यहां तक, अलोंग बी टू ए। चलो वैल्यू सॉल्व करो जल्दी से बोलो, 9 इंटू 10 का पावर 9, 6 इंटू 10 का पावर -6, 6 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाय
10 सेंटीमीटर है ना, 10/100 इंटू 10/100। चलो बताओ सॉल्व करें कितना आएगा। ये 10 सही है, 100 खत्म। ऊपर बोलो, ऊपर में एक 6 छूट गया क्या? ऊपर बोलो क्या हुआ? 6 6 36, 6 6 36 और 36 9 9 6 54, 9 3 27, 27 और 5 32, कितना हुआ? 324। तो कितना आएगा ये बताओ तो? 324 इंटू 10 का पावर, हम लोग कर ही चुके कितनी बार। 9 में तो 6 जाएगा 3, 9 में तो 6 जाएगा 3, और उसके बाद ये 3 और ये फिर -6, तो कितना हो जाएगा? -3, और ये +2 ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा, ये -1। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये नीचे लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 32.4 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या लिख दे? अलोंग B2, कोई दिक्कत यहाँ तक? अलोंग B2A, हाँ B2A बिल्कुल सही, B2A होगा, अलोंग B2A। चलो अब A पे निकालेंगे किसके कारण, तो क्या लिखेंगे? लैंग्वेज बोलो। फोर्स ऑन चार्ज एट A, आगे बोलो। ड्यू टू चार्ज एट A पर C के कारण। क्या लिखेंगे फिर से बोलो? A पर C के कारण। के A पर चार्ज, C पर चार्ज और R का स्क्वायर, सब तो दूरी सेम ही है, AC भी लिख सकते हो। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अलोंग, फिगर देख के बोलो, C2A, अलोंग C2A। चलो ठीक है सर। अच्छा वैल्यू सेम आएगा इसका भी क्या? बोलेंगे यस सर, सब तो वैल्यू सेम ही दे रखा है, 6 6 10। तो इसको सॉल्व मत कीजिए, टाइम पास मत कीजिए, सीधे लिख के सॉल्व करके आएगा 32.4 न्यूटन और डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग C2A। कितने लोग समझे यहां तक? समझ में आया? छोटे छोटे बातों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो। ए बी, ए पर बी के कान और ए पर सी के कान बराबर है कि नहीं, चेक करो तो। अरे बोलना, ये सही हुआ या गलत? ये गलत है, क्योंकि हम एरो के निशान समेत बोल रहे हैं बराबर है। एरो मतलब हो गया वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन तो अलग है। हाँ अगर आप ये बोल देते ऐसे, ये बराबर है कि नहीं है, मैग्नीट्यूड में बराबर है। अगर आप ये बोल देते, अगर आप ये बोल देते ये सही या गलत, ये सही, ये मैग्नीट्यूड के लिखने का तरीका है। ये भी 32.4, वो भी 32.4, ये सही हो जाता। चलो ठीक है, आओ इन दोनों को हमको जोड़ना है, और जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो चलो क्या कहता है, आप क्या अप्लाई करने जा रहे हैं? तो लिखेंगे अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन ऑफ फोर्सेस, जो क्या कहता है कि जो टोटल फोर्स होगा, टोटल फोर्स ऑन चार्ज एट ए पर टोटल फोर्स, ए पर नेट फोर्स, ए पर बी के कारण प्लस ए पर दोनों का वेक्टर सम करेंगे। ये स्टेटमेंट याद रखना कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल is vector sum of the individual forces, and the force between the two charge particle is independent of the presence of third charge.
दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को तीसरा चार्ज के मौजूदगी या गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो खैर इन दोनों को जोड़ना है। अब आपको पता है ना, एक बार मैग्नीट्यूड निकालेंगे और एक बार डायरेक्शन। इसमें दो हिस्सा होगा, इसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में इसके पास डायरेक्शन भी होगा। आइए आपको दोनों निकालना सिखाते हैं। चलिए पहले मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड निकालना तो पिछला भी वीडियो में सीखा था कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एरो का निशान हटा देते हैं और फॉर्मूला क्या लिखते हैं? फॉर्मूला लिखते हैं ए पर बी के कारण का स्क्वायर, ए पर सी के कारण का स्क्वायर, एफ ए बी एफ ए सी कॉस क्वेश्चन मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क जो लिख दिया मैंने यहाँ पे आंख बंद करके एंगल मत लिख दे, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। देखो एंगल जब भी लेंगे, एंगल ही होगा यहाँ पे, लेकिन एंगल जब भी लेंगे तभी लेंगे जब दोनों वेक्टर का नेचर सेम होगा। अब इसका मतलब समझो, उसको भूल जाओ, अलग कहानी। देखो यहां ध्यान से, मैं आपके सामने तीन फिगर बना रहा, आराम से देखोगे, कुछ नहीं हड़बड़ाना है, हड़बड़ा करके पढ़ाई नहीं होता है, सीखना है और फिर प्रैक्टिस करना है। मैंने आपके सामने तीन फिगर बनाए, ये तीनों वेक्टर में एंगल बताना है। तो बताओ अगर मान लो ये फिगर हो तो यहां पर एंगल कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे देखिए सर ये डाइवर्जिंग है, मतलब यहां से जा रहा है, और इस पॉइंट से ये भी डाइवर्जिंग है, मतलब ये भी जा रहा है, मतलब दोनों वेक्टर का नेचर क्या है? सेम। दोनों वेक्टर का क्या सेम है? नेचर। दोनों डाइवर्जिंग है, एंगल दोनों के बीच का ले लेंगे, मतलब यहाँ पे कितना डिग्री एंगल लेंगे? 60 डिग्री। आंसर सही आ जाएगा। आइए इसको बनाते हैं। यहां भी तो 60 दिख रहा है, लेकिन पहले नेचर चेक करेंगे। बताइए यहां से ये आ रहा है कि जा रहा है? ये वाला जा रहा है और ये वाला, इसका मतलब है कि यहाँ 60 डिग्री का एंगल नहीं लेंगे। इस फिगर के लिए 60 लोगे तो गलत हो जाएगा। एंगल तभी दो वेक्टर के बीच का लेते हैं जब दोनों का नेचर सेम हो, या तो दोनों डाइवर्जिंग हो या तो दोनों कन्वर्जिंग हो। एक लॉ होता है जो पढ़ाया जाता है 11 क्लास में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके अनुसार बात कर रहे हैं। एक ट्राइंगल लॉ होता है और एक पैरेललोग्राम लॉ होता है। अगेन आई विल से, मेरा वीडियो बना हुआ है वेक्टर का बेसिक के ऊपर, एकदम इन शॉर्ट बना हुआ है वीडियो 5-6 क्लास का, देखोगे तो मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक बात का जवाब उसमें है। नहीं देखना है कोई दिक्कत नहीं, बस चीजों को थोड़ा याद करना होगा। तो बताओ ये डाइवर्जिंग है और ये क्या है? तो एंगल बीच का नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे? तो जो कन्वर्जिंग है, क्या बोला मैंने? जो कन्वर्जिंग है उसको आगे बढ़ा देंगे। जो आ रहा है बोलेंगे तू आगे बढ़, एकदम सीधा आगे बढ़। ऐसे आ रहा था, ऐसे नहीं आगे बढ़ाना, गलती हो जाएगा। ऐसे नहीं आगे बढ़ाना, गलती हो जाएगा। एरो का मुंह इधर मत कर देना, गलती हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना, बल्कि एकदम कैसा आगे बढ़ाना? सीधा। ना मैग्नीट्यूड चेंज करना है ना डायरेक्शन, ऐसे है, बस खाली आगे बढ़ा दो। अब तुम चेक करो, यहां से दोबारा चेक करो, बताओ ये जा रहा है कि आ रहा है? ये जा रहा है और ये भी तो जाने लगा ना, तो ये भी डाइवर्जिंग और ये भी, एंगल ये वाला लेना। और ये पूरा 180 है, 180 में ये 60 हो गया, तो ये कितना? मतलब यहां पर 60 नहीं लेंगे, 100। तो देखो तीनों में 60 दिख रहा था, लेकिन कहीं 60 हुआ तो कहीं 120 हो गया। रूल लेकिन याद रखना है। बताओ यहां चेक करो, ये आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। और ये वाला, ये भी कन्वर्जिंग और ये भी, एंगल दोनों के बीच का लेंगे। अगेन कितना लेंगे? 60 लेंगे। कितने लोग समझे? तो क्या समझे इस बात को हिंदी में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या हिंदी में लिख लेना कि दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी लेंगे, क्या बोला मैंने? दो वेक्टर के बीच का एंगल तब ही लेंगे
जब दोनों वेक्टर का नेचर सेम होगा। जब दोनों वेक्टर का नेचर या तो दोनों डाइवर्जिंग हो या तो दोनों कन्वर्जिंग, तभी एंगल बीच का लेंगे। ये बात हिंदी में लिख लेना। एकदम हिंदी में कैसे लिखोगे बोलो तो, दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी लेंगे जब दोनों वेक्टर का नेचर सेम हो, या तो दोनों डाइवर्जिंग हो या दोनों, और अगर ऐसा ना हुआ, अगर ऐसा एक कन्वर्जिंग हो जाए और एक डाइवर्जिंग हो जाए, तो जो कन्वर्जिंग है उसको आगे बढ़ा देंगे ताकि दोनों डाइवर्जिंग बन जाए और तब एंगल लेंगे। ऐसा ना हुआ तो आओ हम अप्लाई करेंगे। आप लोग हिंदी में अपना लिख लेना, हम अप्लाई कर रहे हैं। आओ चेक करो तो, यहां ए पे निकालना है ना, कहां निकालना है, ए पर नेचर चेक करेंगे। कुछ लोग यहां से देखते हैं सर बी से देखिए डाइवर्जिंग है। अरे बी से क्यों देख रहे हो भाई, निकालना किस पर है, ए पर। तो ए से देखो तो बताओ, ए पर देखो बताओ ये आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है। और ये वाला दोनों सेम नेचर का हो गया। अरे दोनों आ रहा है तो दोनों का नेचर क्या हुआ, सेम कि अलग, तो एंगल बीच का ले लेंगे। आपको कोई आगे बढ़ाने की जरूरत, और क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एंगल बीच का कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा बीच का एंगल। उम्मीद है समझे होगे। तो यहाँ पे कॉस जो लेंगे वो कितना लेंगे, 60, बिना हड़बड़ाए हुए 60 लेंगे। अब चलो वैल्यू डाला जाए। एक तो तरीका है कि आप वैल्यू डाल दो, 32.4 32.4 वैल्यू डालो। और एक है कि हाँ हमारे पास कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस क्या है कि ए बी और ए सी का वैल्यू क्या है, सेम। मैग्नीट्यूड में तो सेम ही है ना, भले वेक्टर फॉर्म में अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है। तो हम सबको या तो ए बी लिख देंगे या तो सबको ए सी लिख देंगे, मैग्नीट्यूड में सेम है। और नहीं तो फिर आप वैल्यू भी डाल के बना सकते हो। तो बताओ क्या लिखे बोलो, एफ ए बी का स्क्वायर, ए सी को भी ए बी लिख दी, एफ ए बी का स्क्वायर 2 एफ ए बी, और ये भी तो ए बी हो गया ना, ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर और cos 60 का वैल्यू, ये 2 से 2 खत्म, एफ ए बी स्क्वायर एफ ए बी स्क्वायर एफ ए बी स्क्वायर 3 बार जुड़ा है। बोलो क्या लिख दे, 3 एफ ए बी का स्क्वायर, और स्क्वायर में से एक बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3 एफ। कितने लोग समझे, या एफ ए बी √3 जो बोलो। और एफ ए बी का वैल्यू कितना है, 32 पॉइंट, एफ ए बी का वैल्यू 32.4 और बचा कौन, न्यूटन आंसर। कितने लोग समझ गए। चाहो तो √3 का वैल्यू भी 1.732 डाल के इससे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी। आप यहां तक भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह अधूरा आंसर है, वेक्टर के पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी। और अब देखो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना, बच्चे को डायरेक्शन में ही दिक्कत होता है। मैग्नीट्यूड तो कर भी लेता है, इतनी बार लिखता है फॉर्मूला को याद हो जाता है बिना समझे हुए भी। हाँ वो एंगल में गलती करता था तो गलती नहीं होगा, हम बता दिए। लेकिन डायरेक्शन में बहुत दिक्कत है, और दिक्कत होना नहीं चाहिए, बहुत आसान चीज है। देखो ये कन्वर्जिंग और ये भी कौन, वो दो वेक्टर जब कन्वर्जिंग होगा तो जो रिजल्टेंट होगा दोनों के बीच से निकलेगा, और ये दोनों कन्वर्जिंग है तो ये भी कन्वर्जिंग रखना। बहुत बच्चे का आत होता है, इसे खींचता है, इसे मार देता है, गलती हो गई, गलती हो गई। अगर ये दोनों कन्वर्जिंग है, ये आ रहा है ये भी आ रहा है, तो जो आंसर होगा फाइनल, ये आंसर जो होगा एफ नेट, इसका भी नेचर कैसा होगा, कन्वर्जिंग। कितने लोग समझे इस बात को, दो वेक्टर कन्वर्जिंग तो जो रिजल्टेंट होगा दोनों के बीच से निकलेगा, उसका भी नेचर कन्वर्जिंग होगा। अब सर डायरेक्शन हुआ कहां, ये तो फिगर में दिख रहा है कि ऊपर होगा, किधर कितना, तो बोलेंगे काम करो, किसी एक वेक्टर से एंगल अल्फा मान लो। क्या मान लो, अल्फा। चलो मैं एक नया फिगर बना दे रहा हूं। एक चीज देखते होगे, हम बार बार चीजों को लिखते हैं, अपने लिए नहीं लिखते हैं, आपके लिए लिखते हैं, साफ साफ लिखते हैं। और आपका भी घर पे यही काम होता है, आप लोग उल्टा करते हो कि आप बहुत बार लिखिए और हम शॉर्टकट में लिख के दिस दैट करके काम चला लेंगे।
सिमिलर और लाइक दिस करके काम चला लेंगे। मत लो शॉर्टकट, शॉर्टकट लेने का वक्त अभी नहीं है, आएगा उसका भी वक्त, और आएगा कि वो सब ऑटोमेटिक होने लगता है। पहले सीख जाओ, सीखना इंपॉर्टेंट है। सीख जाने के बाद प्रैक्टिस करके स्पीड अपने आप चला आएगा। आप एबीसीडी सीख ही रहे हो और सोचोगे एकदम फास्ट फास्ट लिख दें तो दिक्कत है। पहले आप पहले आप सीखोगे, फिर आप राइटिंग बनाते हो, और फिर स्पीड तो अपने आप आता है। क्या एग्जाम में आता है राइट इन स्पीड एबीसीडी? नहीं, लेकिन स्पीड में आप लिख सकते हो। आज A to Z एक सांस में बोल सकते हो, प्रैक्टिस हो चुका है। और हम लोग ये सब काम उल्टा करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं पढ़े और याद हो गया, याद हो गया तो ठीक, और नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाते हैं। आप यहां से आगे बढ़ जाओ, आगे फिर काम पड़ेगा, कमजोर होते चले जाओगे। तो बताओ, हमको फोर्स किस पर निकालना था? ए पर। यहाँ ए लिखे थे ना, और ये बी लिखे थे। हमको ए पर फोर्स निकालना था। तो बताओ, बी ने क्या किया था? ए को रिपेल, और सी ने ए को भी क्या किया था? रिपेल। जो भी नाम हो, यही नाम था, एक बार देख लेते हैं। यहाँ सी, यहाँ भी ठीक है। तो सी ने भी ए को रिपेल किया था। ये हुआ किस पर फोर्स? ए पर सी के कारण, और ये हुआ ए पर बी के कारण। ये दोनों ने रिपेल किया था, और इसका आंसर जो होगा रिजल्टेंट, वो भी ऐसे आएगा। हम लोग जानते हैं डायगोनल देता है, अगर लॉ से बोले तो। हम ज्यादा लॉ के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, उसका बात करेंगे तो फिर हम बहुत लंबा लेक्चर में चले जाएंगे। हम उतना ही का बात कर रहे हैं जितना से आपका काम 12th में चल जाएगा, एग्जाम में 100 में 100 आ जाएगा। तो ये कन्वर्जिंग, ये भी कन्वर्जिंग, तो जो रिजल्टेंट होगा दोनों के बीच से आएगा, उसका भी नेचर कन्वर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग होगा। और ये एंगल मेरा 60 डिग्री था, हमको इसका डायरेक्शन निकालना है। तो अगर हम ये एंगल पता कर पाए कि क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन निकल जाएगा। बोलोगे कैसे? तुमसे अगर बोल दें कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस साइड से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बताओ 5 न्यूटन का इस से 45, तो बताइए डायरेक्शन पता चल गया ना? अरे तुमसे हम बोले एक लाइन है, तुमसे हम बोले यहाँ पे बंदूक है, तुमसे हम बोले कि बंदूक को 30 डिग्री का एंगल बना के गोली चला दो इस लाइन से, तो बंदूक से तुम 30 डिग्री बनाओगे, और यहां से क्या चला दोगे? गोली। तो बताइए 30 डिग्री एंगल डायरेक्शन हुआ कि नहीं? अरे ये 30 डिग्री डायरेक्शन हुआ कि नहीं? अरे जिससे पता चल जाए कि जाना किधर है, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। हम बोलेंगे इस लाइन से 45 डिग्री बनाए गोली चला दो, तुम 45 बनाए गोली चला दी। इस लाइन से 90 बनाए गोली चला दो, तुम 90 बनाए गोली चला दिए। तो वही बोल रहे, अगर हमको पता चल जाए कि ये इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, तो हमको इसका क्या निकल जाएगा? डायरेक्शन। चाहे इस लाइन से निकाल लो, चाहे इस लाइन से निकालो, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि ये दोनों लाइन तो हमको पता है। अरे समझे? तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं। वो स्टेटमेंट का डिटेलिंग होता है, डिराइवेशन होता है, लेकिन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, उसको याद करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा के क्लियर करा देंगे। हम लिखेंगे लेट, जो दिख रहा है वो बोले कौन सा कलर दिख रहा है? व्हाइट। जो दिख रहा है वही बोलना है। तो बताओ तुमको क्या दिख रहा है? अल्फा किसके किसके बीच का एंगल दिख रहा है? तो अल्फा दिख रहा है एफ नेट और एफ एसी के बीच का एंगल, यस और नो? तो क्या लिखेंगे? लेट अल्फा बी द, कौन सा एंगल निकाल रहे हैं? डायरेक्शन एंगल। किसके किसके बीच में? बिटवीन एफ नेट एंड एफ एसी। एफ नेट एंड एफ एसी, इन्हीं दोनों के बीच का एंगल निकाल रहे हैं। और यूज करना तुम लोग टैन अल्फा। अब ये सवाल मत करना कि टैन कहां से आया, कॉस कहां नहीं आया, सबका डिराइवेशन होता है, याद कर जाओ। फिलहाल टैन यूज करना है, टैन अल्फा। और सुनो अगला बात, एंगल किसके साथ लिया है? अरे देख के बोलना, एंगल किसके साथ लिया है? एसी के साथ। तो एबी वाले को ब्रेक करना। किसको ब्रेक करना? एबी वाले को। लिखेंगे एफ
ए बी ऊपर में साइन रखेंगे थीटा और नीचे में एफ ए बी और क्या रखेंगे कॉस और एक बार एसी को लाकर जोड़ देंगे। अगर यही हम इस क्वेश्चन में अल्फा एंगल अगर हम एसी के साथ ना लेकर के अगर हम अल्फा एंगल एबी के साथ लेते, मान लो एबी के साथ बीटा ले लिया, एबी के साथ क्या ले लिया बीटा, तो तुम बताओ क्या लिखे यहां, लेट बीटा बी द कौन एंगल डायरेक्शन एंगल किसके किसके बीच में दिख रहा है, एफ टोटल या एफ नेट जो बोलो एंड एफ ए बी जो दिख रहा हो बोलेंगे एफ ए बी के साथ ना। और तुमको डायरेक्शन निकालने के लिए क्या बोला, क्या इस्तेमाल करो tan अल्फा। बताओ एंगल किसके साथ लिया है ए बी के साथ, तो कौन वाला टूटेगा ए सी। यही तो आपको हम रट्टा मरवा रहे हैं, सिखा नहीं रहे हैं, इसको सिखाना नहीं बोलते हैं। सिखाने का मतलब आपको हम रीजन देते कैसे आ गया वो, उसका रीजन देते कैसे आ गया वो। यहां पर बीटा होगा, ऑफकोर्स बीटा माने है एफ साइन थीटा और नीचे में क्या लिखाएगा एफ ए सी कॉस थीटा और एक बार आगे कौन जुड़ जाएगा एफ ए बी। एरो का निशान मत देना गलती से, मैग्नीट्यूड है यहाँ पे सर। क्या कुछ कुछ समझे आप लोग, इतना रट्टा मार गए कि जिसके साथ एंगल लेंगे वहां नहीं टूटेगा। हिंदी में याद कर लो, कॉपी में लिख लो, जिसके साथ एंगल लेंगे टोटल वाले का वह नहीं टूटेगा, दूसरा वाला टूटेगा। ऊपर में हमेशा साइन होगा, नीचे में हमेशा कॉस होगा और जिसके साथ एंगल लिया एक बार आके जुड़ जाएगा। हो गया फॉर्मूला लिखने का तरीका, लिखने का तरीका हो गया। कोई कंफ्यूजन हमको अब नहीं रहेगा सर, फिगर नहीं भी बना रहेगा। मान लो अगर कोई क्वेश्चन है एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी है और फिगर नहीं बना, हम बोलेंगे एफ और ए के बीच का एंगल लिखो, बोलेंगे लिख देंगे एफ और ए के बीच का एंगल लिखेंगे tan अल्फा, ए के साथ माना है एंगल तो बी को तोड़ेंगे, बी साइन थीटा बी कॉस थीटा एक बार ए जुड़ जाएगा। बोलेंगे एंगल लिखो एफ और बी के बीच में, लिख दोगे ए साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा प्लस बी, हो गया। फिगर का काम थोड़ी है सर, आप बता दिया हम समझ गए, याद हो गया। रीजन जानना है जाके वीडियो देखेंगे। चलो वैल्यू डालो एफ ए बी साइन कितना डिग्री है 60 डिग्री, 16 ना है बाई एफ ए बी और कॉस कितना डिग्री है 60 डिग्री। एसी को भी तो ए बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम है इसलिए लिख सकते हैं। सेम ना होता तो वैल्यू डाल के बनाया पड़ता हम। अब बताओ एफ ए बी और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, नीचे से एफ ए बी कॉमन ले लो cos 61/2 और यहां क्या बच गया 1, ए बी कट गया। कैलकुलेशन से बचा रहे आपको हम सिखा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा tan अल्फा कितना आ जाएगा तुम्हारा, ऊपर में हो गया √3/2 और नीचे में हाफ प्लस 1, ये भी हो गया 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया √3/3। अब जब भी √3/3 आए ना तो एक काम कर लेना, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड अपने मन से। बोलोगे इससे क्या फायदा हुआ, √3 इंटू √3 3 कट जाएगा और कितना बचा, और 1/√3 होता है 30 डिग्री। कितना डिग्री होता है tan 30 डिग्री, तो अल्फा कितना डिग्री हो गया, अल्फा हो गया 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो फाइनल आंसर है ये इस साइड से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री बना रहा। पूरा कितना एंगल था और आया कितना। एक बात दिमाग में और बैठा लो कि जब भी वैल्यू सेम होगा ना तो जो एंगल आएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अगर 60 है तो 30 आएगा, 90 होता तो 45 आता, 45 होता तो 22.5 आता, 120 होगा तो। लेकिन कब, जब दोनों वैल्यू सेम हो तब, हमेशा सेम हो, हमेशा ऐसा ही होगा। तुम जितना बनाना है बना, न्यूमेरिकल चेक कर लो। सेम ना होता तो बनाएंगे देखेंगे, बराबर नहीं आएगा तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा, बड़ा वाले की तरफ रिजल्टेंट होता है।
तो कुछ तो बुझाया होगा। ठीक, चलो एक आखिरी सवाल को फिर इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दोगे, समझोगे ट्राइंगल वाला ही है, ध्यान दोगे, सेम क्वेश्चन है, एक जगह खाली फर्क पड़ जाएगा। देखो ये 6 माइक्रोकूलम था, ये भी 6 माइक्रोकूलम था सर, और ये भी 6 माइक्रोकूलम था सर। ये ए लिए थे आप, इसको बी लिए थे आप, इसको सी लिए थे आप, ये 10 सेंटीमीटर लिए थे दूरी, ये भी 10 और ये भी 10। अब की में हम सवाल जो दे रहे उसमें एक अलगपन का ये कर रहे हैं कि इसको -6 कर दिया, और सवाल फिर वही है कि ए पर फोर्स बताओ। सवाल में तुम देखो तो कुछ फर्क नहीं है, खाली एगो माइनस हो गया, लेकिन आंसर पूरा उलट जाएगा। कंसेप्ट नहीं रहेगा तो कभी नहीं बनेगा, और कंसेप्ट जो सिखाया उसी से ही बनेगा, कुछ नया नहीं सिखाना है। अब कुछ नया नहीं हमको आपको सिखाना है, इसमें जो सिखाया उसी से बनेगा। तो सिखाया कैसे था मैंने, सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड करो, और डिसाइड करो डायरेक्शन। ए पर फोर्स निकालना, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया ए पे निकालो, क्योंकि अलग अलग आंसर आ जाएगा नहीं सबका। ए पे निकालो, तो बताओ ए पर फोर्स कौन कौन लगाएगा। ए पर फोर्स बी लगाएगा और सी। बताओ बी वाला क्या करेगा, ए को बुलाएगा कि भगाएगा। तो ए पे है, बी पे है माइनस और ए पे है प्लस, तो ये माइनस वाला उस प्लस को बुलाएगा। ये तो नहीं ना कंफ्यूजन है कि सर प्लस भी तो बुला सकता है, नहीं, प्लस क्या करेगा हमको उससे कोई मतलब, प्लस पे निकालना है। तो ये बी वाला ए को आओ आओ कि जाओ जाओ, आओ आओ नीचे हुआ कि ऊपर हुआ, नीचे, तो बी वाला ए को बुलाएगा। ये हुआ ए पर फोर्स किसके कारण, बी के कारण। अब बताओ ये सी वाला क्या करेगा, आओ आओ कि जाओ जाओ, ये भी प्लस वो भी प्लस, तो ये सी वाला बी को रिपेल करेगा। बोलेंगे ठीक है सर, ए पर सी के कारण हो गया ये, और ये एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री। चलो यहां तक हो गया। इसके बाद क्या करते हैं बाबू, इसके बाद क्या करते हैं, अरे कूलम्स लॉ का यूज करके वैल्यू निकालते हैं, हाँ या ना। तो बताओ क्या लिखेंगे इसके बाद, ए पर फोर्स बी के कारण। अब लिख नहीं रही है, तुम लोग लिख के कंप्लीट करके दिखाओगे हमको, घर पे वीडियो मिलेगा ये वाला, ये ऐसे ऐसे करके हमको मत दोगे, घर पे लिख के लाओगे, हम कॉपी चेक करेंगे। ए पर फोर्स बी के कारण, सॉल्व करके कितना आंसर आएगा इसका, 32.4 अभी लाए थे हम लोग, लेकिन तुम लोग सॉल्व करोगे दोबारा, दिखाओगे यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाला, न्यूटन, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलोंग ए टू बी। कितने लोगों को लगता है कि यहां तक कर लोगे, अच्छे से कर लीजिएगा। अरे पीछे का छाप देना, समझ के छापना है, देख के नहीं, समझ के लिखना है। चलो इसी तरह बताओ, ए पर निकालेंगे सी के कारण, तो बताओ क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू चार्ज एट सी। तो ए पर सी के कारण, तो इसका भी तो वैल्यू सेम ही ना आएगा, 32.4 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलोंग सी टू ए। उम्मीद है समझे होगे यहां। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, और जोड़ेंगे कैसे, लिखेंगे एफ टोटल इक्वल टू ए पर बी के कारण और ए पर, और उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अंडर रूट एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस एफ ए बी ए सी कॉस। और कितना डिग्री का एंगल बन रहा है तुम्हारा, तो बोलेंगे सर अलर्ट हो जाएंगे, आंख बंद करके 60 नहीं लिखेंगे, पहले चेक करेंगे नेचर सेम है कि नहीं, चेक करेंगे यहां पे। तो तुम देख के बताओ, बताओ ये आ रहा है कि जा रहा है, ए से देखेंगे जा रहा है, डाइवर्जिंग हो गया, और ये कहा रहा है सर गड़बड़ है, 60 नहीं लेंगे, एक जा रहा है और एक आ रहा है, एक डाइवर्जिंग है और एक कन्वर्जिंग है। तो क्या करेंगे कि जो आ रहा है
उसको ऐसे बढ़ा देंगे? नहीं, बहुत लोग करता है, रफ हैंड से बना देता है। स्केल रखो और स्केल रख कर खींच दो सीधा, स्केल रख के खींच दो सीधा। तो ये हुआ ए पर किसके कारण? सी के कारण। अब चेक करो तो ये डाइवर्जिंग है कि नहीं, और ये भी डाइवर्जिंग है कि नहीं? इससे भी कोई मतलब है नहीं, भूल जाते ही इसी को ना आगे बढ़ा दिया। तो ये भी डाइवर्जिंग, ये भी डाइवर्जिंग, रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से निकलेगा, और उसका भी नेचर डाइवर्जिंग। कितने लोग समझे? रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से निकलेगा और इसका भी नेचर। अगर ये लोग कन्वर्जिंग होता तो ये भी कन्वर्जिंग हो जाता। तो कब ऐसे करेंगे, कब ऐसे करेंगे, तुमको आना चाहिए, ये टीचर या बुक देख के नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों डाइवर्जिंग है, तो जो रिजल्टेंट होगा उन दोनों के बीच से निकला, और इसका भी नेचर, और यही ना रिजल्टेंट मतलब एफ टोटल, एफ टोटल। और ये एंगल दोनों के बीच का कितना लेंगे? तो बोलेंगे पूरा 180 है, सीधा ही ना आगे बढ़ाया है। जिसमें ये 60 है तो ये कितना डिग्री? 120। तो इस बार जो एंगल आएगा वो 60 नहीं 120 आएगा। और पिछली बार तुम देखे थे तो वो 60 आया था, वो 60 आया था तुम्हारा, ये देखो 60 आया था। ये दिमाग में रखना, ये कन्वर्जिंग, ये कन्वर्जिंग, तो ये कन्वर्जिंग हो गया था। लेकिन इस बार कहानी थोड़ा बदल गया था, तो हम लोग अलर्ट थे एंगल को लेकर के और समझ गए कि वो 60 होगा। और मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, तो मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो ये ए बी का स्क्वायर, AC को भी लिख देंगे हम लोग AB का स्क्वायर। और cos 120 का वैल्यू अगर नहीं याद है तो आज से याद करो, -1/2, -1/2। अगेन ये सब वैल्यू भी नहीं याद किया जाता है। मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो देखोगे, बहुआ टाइप बन जाएगा। ये सब रखने का चीजें कहाँ है फिजिक्स तुम्हारा। cos 120 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1/2। ये प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस, ये 2 से 2 तो कट ही जाएगा, और बचा कौन? ए बी, और ये भी तो ए बी हो गया ना, ये भी ए बी हो गया, तो ये तो कट ही जाएगा, जितना प्लस उतना माइनस, एक तो खाली बचेगा, और एक में से ही बाहर आ जाएगा। तो क्या बाहर आया? ए बी। तो इस बार तुम देखे, इस बार आंसर 34.2 न्यूटन नहीं है, 32.4 है ना, 32.4 न्यूटन नहीं है, 32.4 ही था ना रे, 32.4 था। यहाँ 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 देख रहे हो 32.4 न्यूटन, √3 नहीं है, बल्कि सिर्फ कितना है? 32.4 न्यूटन। इस बार √3 नहीं था, आंसर सेम रहा के बदल गया। बोलो ना रे, कितने लोग समझे बदल गया? और डायरेक्शन निकालने आता है? बोलेंगे यस सर सीख चुके हैं। बोलेंगे कैसे निकालोगे? बोलेंगे किसी एक वेक्टर के साथ एंगल क्या मान लेंगे? अगर सर ए बी के साथ माना है, AC को तोड़ देंगे, ऊपर में साइन, नीचे में कॉस, एक बार लाके ए बी को जोड़ देंगे। और अगर हमारा मर्जी AC से दिल किया, AC से एंगल ले लेंगे, तो AB को तोड़ देंगे, ऊपर में साइन, नीचे में कॉस, और एक बार आकर के मेरा AC जुड़ जाएगा। कितने लोग कंप्लीट कर सकते हो? वैल्यू डालना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा वो -1/2 आएगा, नहीं सॉरी, वो आंसर आएगा √3। सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा? √3। तुम देखना सॉल्व करके, पिछले बार 1/√3 आया था, इस बार क्या आएगा? रूट, और √3 का मतलब भी कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री होना भी चाहिए, एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि वैल्यू सेम है, एंगल बाइसेक्टर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है सर, हम लोग इतना बात समझा। चलो मैं अगर तुमसे बोल दूं कि मुझे फोर्स निकाल के दो बी पर, कितने लोग निकाल सकते हैं? तो बोलेंगे सर बी पे, देखिए ना सर, देखिए 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 देखिए, ए वाला बी को खींचेगा, सी वाला बी को खींचेगा, दोनों प्लस है ना, है। ए वाला बी को खींचेगा, सी वाला बी को खींचेगा। अब देखिए सर, ईबी डाइवर्जिंग, ईबी डाइवर्जिंग, एंगल बीच का ले लेंगे, कोई बढ़ाने घटाने की जरूरत नहीं है, और जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के बीच से निकलेगा। मतलब इस तीसरा भी फिगर हम बना दे, एफ टोटल हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे, एंगल हमको 60 डिग्री पता है,
यहाँ पे 60 पुट करके आंसर निकल जाएंगे, फिर वही निकलेगा 32.4 √3 न्यूटन, और एंगल के लिए हम लोग ये अल्फा मान लेंगे इसके साथ, तो ये वाला ब्रेक कर जाएगा। क्या कुछ समझे आप लोग? क्लियर है? अब आगे, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बिकम, सिंपल सी बात है। पहला प्रैक्टिस तो क्या होना चाहिए कि जो पढ़ा रहे हो, जो पढ़ा रहे हैं और जो आप पढ़ रहे हो पहले वो क्लियर कर लो, उसको 2 बार 3 बार बना लो, फिर न्यू क्वेश्चन असाइनमेंट में देंगे उसको बनाओ, आंसर चेक कर लो, मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो पूछो, फिर PYQ बनाओ। आपको मजा आएगा पढ़ने में तब, हम बार बार बोलते हैं जब PYQ बनाओगे अपने से। हम तो कोई लिख के बोल देंगे देख PYQ है, वही होता भी है, वही होता भी है। लोग उतना ही पढ़ाते जितना आप समझ पाते हो, ताकि आप खुश रहो, अगला बंदा निकलता जाए, महीना कटता जाए। अपने से लगे रहना बुक कॉपी किताब में, क्योंकि तुम जब लगोगे ना तो वो अलग फीलिंग आएगा कि पिछले 20 साल का सवाल हमसे बउआ टाइप बन रहा है, तो 20 साल का सवाल जब बउआ टाइप बन रहा है तो 21वां साल का ही बनेगा बउआ टाइप। और अगर अभी नहीं बनता इतना पढ़ा लेने के बाद, तो मुंह पे आके बोलो सर ये वाला नहीं बन रहा है, गड़बड़ है, कैसे होगा, क्या होगा। अभी ठीक किया जा सकता है, दिसंबर में ठीक कहां से करोगे? और हम लोग वही गलती करते दिसंबर में PYQ बैठ बनाने के लिए, क्या आप 20 साल का बनाते नहीं बनेगा उस वक्त तो क्या ही कर दोगे। इसलिए चैप्टर खत्म होता जाए, टॉपिक चलता जाए, बुक्स में लगे रहो, बनाते रहो, मजा आएगा, तुमको ही मजा आएगा, पढ़ाने वाले को ही मजा आएगा। तो ये तुम्हारा किसका कहानी था? ट्राइंगल का। इसी ट्राइंगल में CBSE में क्वेश्चन आया था ऐसे करके, देखना ऐसे करके क्वेश्चन आया था CBSE में, लेवल वो अप कर देता है। ये हुआ बिहार बोर्ड, इतना जो बताया, CBSE में एक लेवल ऊपर कर देता है। बोलोगे क्या करेगा ऊपर इसमें? अब इससे भी ऊपर करेगा। हाँ, भारी नहीं है सवाल, ऐसे रहेगा CBSE में। ये 2 माइक्रोकूलम दे दिया, ये 3 माइक्रोकूलम दे दिया, ये 3 माइक्रोकूलम दे दिया, ये A, ये B, ये C, ये 10 सेंटीमीटर दे दिया, ये 10 सेंटीमीटर दे दिया, ये 10 सेंटीमीटर दे दिया। मेरा आपसे पहला सवाल है, कितना लोग फोर्स निकाल सकते हो A पर? एकदम निकलना चाहिए भाई। बोलेंगे सर ये B वाला माइनस है तो B वाला A को खींचे। सर ये C वाला माइनस है, C वाला भी A को खींचे। सर पहले हम इन दोनों फोर्स का वैल्यू निकाल लेंगे कूलम्स लॉ का यूज करके, एक तो फॉर्मूला है। निकाल लेने के बाद सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगावेंगे, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि दोनों का वेक्टर सम करिए, और सर करते समय ध्यान रखेंगे कि दोनों वेक्टर का नेचर सेम हो। नेचरो सेम है सर, EB डाइवर्जिंग है, EB डाइवर्जिंग है, तो एंगल सर बीचे का ले लेंगे, और ये 60 डिग्री होगा सर, और जो रिजल्टेंट होगा सर इन दोनों के बीच से निकल जाएगा। यही मेरा टोटल निकल गया, F नेट निकल गया। क्या दिक्कत है सर? बन गया। लेकिन इसके बाद सवाल है कि AC BC लाइन पर एक चार्ज को रख दिया गया है जिसका वैल्यू पता नहीं, ये भी नहीं पता है कि प्लस है कि माइनस है। इस चार्ज का वैल्यू पता करिए, और ये चार्ज इस तरह का होना चाहिए कि इस पर टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। सवाल पहले समझो, जवाब पे मत जाओ, सवाल समझो पहले, आराम से, एकदम आराम से, इत्मीनान से। सवाल है कि इस BC पर एक मिड पॉइंट है M, और M पॉइंट पर एक चार्ज को रख दिया है, अननोन चार्ज को। इस अननोन चार्ज का नेचर क्या हो, प्लस हो कि माइनस हो, और इस अननोन चार्ज का वैल्यू क्या हो कि ये 2 माइक्रोकूलम पर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। यही सवाल है। तो ये सवाल बनाने के लिए पहले तो उतना बनाना पड़ेगा जितना हम सिखा चुके। अब मान लो ये तुमको नेट फोर्स निकल करके आया 200 न्यूटन, मान लो कितना निकल के आया, या निकाल ही चुके। अच्छा नहीं, वो 6 था ना, ये 3 है, चलो हटाओ, ये 3, अगर 6 होता तो निकल जाता ना। चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा सवाल को एकदम थोड़ा और थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ा लेते हैं। ये -6, ये -6, और ये भी ये +6, कोई दिक्कत? तो -6 वाला क्या करेगा, खींचेगा,
ये -6 वाला क्या करेगा, खींचेगा। इन दोनों का नेट फोर्स ये निकलेगा, और ये नेट फोर्स आपको हम निकाल चुके हैं ना, ये नेट फोर्स आपको कितना निकाले थे, 34.2 या 32.4 था ना, 32.4 था, 32.4 न्यूटन √3 है ना, 60 डिग्री वाला है ना दोस्त, 32.4 न्यूटन √3। चलो आराम से देखो हम जो बोल रहे हैं, तो चलो इसने इसको खींचा इधर, इसने इसको खींचा इधर, रिजल्टेंट इन दोनों का ये, इसका मतलब ये जो चार्ज है ये कहां चल जाएगा, नीचे। अरे 6 माइक्रोकूलम वाला कहां चल जाएगा, नीचे। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये नीचे जाना नहीं चाहिए, इस पर फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो तुम सोचो दो लोग मिल करके, अगर मान लो 32 है, मान लो 32 है, दो लोग मिल करके अगर 32 न्यूटन नीचे लगा रहा है, और हम नहीं चाहते कि नीचे आए, तो इस पर तुमको फोर्स कहां लगाना चाहिए, नीचे या ऊपर। अपने से जवाब दो, हम आंसर दे रहे तुम लोगों को नहीं, हम सवाल समझा रहे हैं, सिर्फ जवाब तुम दो। ये दो लोग मिल करके इतना न्यूटन का फोर्स कहां लगा रहा है, हम नहीं चाहते हैं कि नीचे जाए, ये भी नहीं चाहते हैं कि ऊपर चल जाए, तो बताओ हम कितना फोर्स लगाएं कि ना नीचे जाए ना ऊपर जाए। तो बोलेंगे सर इतना लगाइए, इतना फोर्स कहां लगाइए, नीचे की ऊपर, बोलना ऊपर। यही पेन को कोई खींच रहा है नीचे, हम चाहते हैं ये पेन नीचे ना जाए, तो हम इतना ही फोर्स कहां लगा देंगे। इसमें बहुत दिमाग लगाना है, कोई फिजिक्स लगाना है नहीं, तो सिंपल सा बात है सर, जितना से ये लोग मिलके नीचे खींच रहा है, अगर इतना ही फोर्स कहां लग जाए, इतना ही फोर्स ऊपर लग जाए, मतलब ऊपर कितना लगे, नेट, एक नेट। और एरो का निशान भी दे दे क्या, बोलेंगे नहीं, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है। अगर एरो का निशान दीजिएगा तो यहां क्या लगा दीजिए, माइनस शो कर रहा है कि जितना नीचे। अब बताइए कहां जाएगा, ऊपर चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, नहीं जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ये समझ में आया। अब तुम सोचो प्लस होना चाहिए कि माइनस। अगर तुम माइनस सोच लिए, क्या सोच लिए, तो बताओ ई माइनस वाला इस प्लस को क्या करेगा, तो बताओ गड़बड़ आ जाएगा। अरे ई माइनस अगर सोच लिए तो ई माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, नीचे खींच देगा, तो और गड़बड़ ना हो जाएगा। इसका मतलब है, एक बात तो समझ गए, यहाँ पे चार्ज क्या होना चाहिए, प्लस। अगर ये प्लस चार्ज हो तो ये प्लस इस प्लस को कहां रिपेल कर देगा। तो आपसे पूछा था ना कि चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए, तो चार्ज का नेचर पॉजिटिव होना चाहिए। और अब पूछा है कि चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो बोलेंगे सर हम किसके बीच का फोर्स निकाल रहे हैं, ए पे किसके कारण, एम के कारण। और बताओ ए पर एम के कारण कितना फोर्स होना चाहिए, 32.4 √3 न्यूटन, इतना फोर्स होना चाहिए। और नीचे की ऊपर, ऊपर। अब बताओ ये दोनों के बीच का फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखे, बोलो, के ए पर चार्ज, एम पर चार्ज, बाई, और दूरी कहां से कहां तक का, ए से एम तक का स्क्वायर। अब तुम अच्छे से आंख खोल के देखो, बताओ तुमको ये फोर्स का वैल्यू पता है, तुमको के का वैल्यू पता है, तुमको एम पर चार्ज नहीं पता है। अच्छा तुमको ए पर चार्ज पता है 6 माइक्रोकूलम, ए पर भी चार्ज पता है और दूरी भी निकाल सकते हैं। तो बताओ अननोन में खाली यही ना बचेगा, और ये बचेगा तो कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। और हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग देखोगे तो उसमें कैलकुलेट किया हुआ है। ऐसा नहीं कि अधूरा बोलेंगे कर लेना अपने से, बहुत लोग नहीं कर पाता है, तो उसमें किया हुआ है। लेकिन कंसेप्ट पहले पकड़ो, जरूरी थोड़ी कि यही वैल्यू यही सेम सब कुछ सेम आएगा। तरीका क्या हुआ कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट। क्या सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम होना चाहिए रे। जितना कस के दोनों नीचे खींचा उतना ही कस के कहां धक्का दे दे, ऊपर। तो ये दोनों कितना कस के नीचे खींचा, निकल चुका ना, 32.4 √3।
उतना ही कस के ऊपर धक्का दे रहा है। और के ए पर चार्ज पता, एम पे निकालना है, और ए से एम तक का दूरी के लिए कुछ नहीं, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। बताओ साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। बताओ वो परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच का दूरी चाहिए ना, परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेनस दिया है, निकल जाएगा। क्या लिखेंगे बोलो तो, साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर का नाम क्या है, आर ए, या आर में जो लिखो, और यही ना दूरी है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कितना, 10। तो बताओ साइन 60 का वैल्यू √3/2 आर एम ए बाई 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर एम ए इज इक्वल टू 10√3/2, 2 पचे 10, 5√3 काची में आया ये सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करने के 100 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। अरे कुछ बुझाया, साइन थीटा होगा मेरे दोस्त परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, क्लियर है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन 60 का √3/2। तो अब तुम सोच के बताओ, ये भी पता 5√3/100 कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, सब कुछ पता, सिवाय उस चार्ज के जो कहां पे मौजूद है, एम पर मौजूद है। कितने लोग समझ में आए। तो तुम क्या देखे, जहां पर बिहार बोर्ड का क्वेश्चन खत्म हुआ, वहां से सीबीएसई का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, और बहुत दूर तक नहीं गया, बस एक स्टेप आगे बढ़ता है। और ये एक स्टेप नहीं सीखोगे तो खत्म, फिनिश, आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। ये तो बहुत लोग सीधे पढ़ाई एकदम हाई लेवल का, अरे हाई लेवल का हमें कोई चीज नहीं होता है। लेवल तुम्हारा देखना है, तुमको लेवल देखना है, बस इतना कि जो भी है, जो भी पढ़ना वो समझ में आ जाना चाहिए, चाहे वो जिस लेवल से स्टार्ट हो। हम सीधे यहां से स्टार्ट करते कहानी फिनिश हो जाते, हम इसके बारे में तो नामो निशान नहीं लिया, हम पूरा पूरा बताते चले गए, और अंतिम में आए खाली हम 2-4 मिनट बोल दिए इसके बारे में, बन गया क्वेश्चन तुम्हारा।